अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, हाफिज अब्दुल रहमान हैं, इनका भी ओवरऑल गोल्ड मेडल है कैफ में, और इन्होंने मुझसे लास्ट टाइम कॉस्ट और एफआर 2 पढ़ा था। मिलने आया था तो मैंने आप लोगों के सामने ये किया है कि आप लोगों को कोई जनरल एडवाइसेस और अगर आपके कोई सवाल हो, ये ना पूछना कि आपको खाने में क्या पसंद है, कॉस्ट से रिलेटेड, या अगर आप में से कोई एफआर 2 भी पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड। और मुझसे तो खैर एफआर 2 कॉस्ट पढ़ा, एफआर 2 कॉस्ट पढ़ा था, लेकिन आपने वैसे भी किसी सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस लेनी हो तो आप बिल्कुल अपने तौर पे पूछिए, और मैंने इसको कुछ भी सिखा के यहाँ नहीं बुलाया है, तो आप पूछिए। और आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ जाएगी, आप आ जाएगी। पहले कुछ जनरल सी हंसी और फिर अगर कुछ सवाल। तो सर का स्टूडेंट हूँ तो फिर शुरू इसी से बनता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और दुरूद तो सर ने पढ़ लिया, लेकिन एक दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और सबसे अहम बात वो यही है कि अगर आपको कोई भी कामयाबी मिल रही है तो उसमें आपका माइक नहीं चल रहा, माइक भी कहते रहने दे। तो सिर्फ एक अहम बात जो करनी बनती है कि आपकी सक्सेस के पीछे सबसे अहम चीज़ होता है आपका अल्लाह पे यकीन। सर की बात करूंगा क्योंकि चले आपसे थोड़ी सी बात मजीद शेयर कर लेता हूँ। AFC लास्ट अटेम्प्ट थी मेरी, उसमें भी QM में ट्राई की, मेरिट आया, नहीं आया, बहुत रोया। उसके बाद FAR 1 में टैक्स में ट्राई की, नहीं आया, बहुत रोया। उसके बाद मेंटोर यानी सर नासिर अब्बास से मुलाकात हुई, FAR 2 और पोस्ट बहुत तैयारी की, और सर ने भी मुझे काफ़ी दफ़ा कहा था कि बेटा आप में पोटेंशियल है, आप तैयारी करें। तैयारी की, उसके बाद रमज़ान था तो वैसे ही इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, वो भी हो गए, दुआ की, सब कुछ की। दरमियान में सर ने बस एक ऐसी बात की जो दिल को लग गई, और शायद उस पर थोड़ा अमल हो गया तो आज इस जगह पे मौजूद हूँ। अल्लाह से शिकवा खत्म हो गया, इतनी दफ़ा ट्राई कर रहा था, नहीं आ रहा था, फुल मेहनत कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अल्फाज कि शुक्र है अल्लाह ने वो कबूल नहीं किए, तो आज ये इस जगह पे मौजूद हूँ। सर ने बस एक बात की थी, रमज़ान का मुझे भी वो वक्त याद है, ऊपर जोहर की नमाज सर के पीछे पढ़ के निकले। सर ने बस ये कहा कि बेटा अपना बेस्ट दे आए हो ना। मैंने कहा सर अपना बेस्ट दे के आए हो। सर ने कहा कि फिर तुम्हारा मेरिट हो चुका है। मैंने कहा सर क्या मतलब? सर ने कहा भाई अगर आपने अपने एफर्ट पुट कर लिए 100%, आगे से अगर किस्मत साथ नहीं भी दे रही, आप अपनी नज़र में तो विनर हो, दुनिया की नज़र में अगर नहीं भी हो ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। उस वक्त भी सर की बात का मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, सर ने बात ठीक किया। लेकिन उस बात का ये फायदा हुआ कि जब रिजल्ट आया ना, तो आंख से एक आंसू भी नहीं निकला, जुबान पे जरा सा शिकवा भी नहीं आया। और वो चीज़ शायद अल्लाह को इतनी पसंद आई कि इस दफ़ा ये बंदा जो हर दफ़ा मुझे सामने रोता है पिटता है कि यार अपनी एफर्ट को ये पता नहीं क्या समझ बैठता है कि मैंने इतनी एफर्ट पुट की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके बाद ये वो फलाना टमकाना, इस दफ़ा ये बंदा इस तरह। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि अगली टर्न में मैंने इतनी एफर्ट पुट अगर नहीं भी की ना, तो मेरा ओवरऑल गोल्ड मेडल आ गया। तो इसमें एक वही बात है कि अपनी एफर्ट अगर आप 100% पुट कर रहे हैं ना, आप विनर है। आपने नहीं कहना कि मेरा रिजल्ट क्या आया, अगर आपकी जानते हो, और हर बंदा जानता है कि मैंने कितनी एफर्ट पुट किया, कि आपने अपना 100% दिया है। अगर आपने अपना 100% दिया है, सर आप जीत चुके हैं। तो आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता, और फिर ये भी मैटर नहीं करता कि जी आई कैप जानबूझ के फेल करता है, कोटा सिस्टम है, फलाना ये वो, नहीं मैटर करता। तो बस ये बात याद रखनी है कि अल्लाह पे बिलीफ रखना है कि वो आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। और एक बड़ी मशहूर कोट भी है, सर मोहसिन रसूलुल्लाह को आप लोग जानते होंगे, तो उनसे मैंने टेक्स्ट पढ़ा था, तो उनकी फर्स्ट क्लास थी, और उससे पहले मैं टूटा हुआ था क्योंकि AFC में मेरिट नहीं आया था। तो मैंने पहली क्लास में बात की थी कि वर्क एंड वर्शिप विल नेवर गो अनरिवॉर्डेड। मैंने उसी दिन टेक्स्ट की पहले सफ़े पे वो कोट लिख ली। और जब भी मैं थोड़ा मायूस होता था, क्योंकि इंसान होता है मायूस, और शैतान का काम है मायूस करना, आपको अल्लाह से बिलीफ उठाना, कहीं ना कहीं ये फजूल बात मेरे ज़हन में है कि यार अल्लाह मेरी ही नहीं सुनता, यार मैं इतनी एफर्ट पुट करता हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो वर्क एंड वर्शिप थी ना, वो अनरिवॉर्डेड नहीं गई, उसका रिवॉर्ड मिल गया। और अगर दुनिया में नहीं भी मिलता, तो हमारा बिलीफ है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ अगर तुम्हें दुनिया में नहीं भी मिल रही ना, उसका रिजल्ट आखिरत में मिलेगा, और आप कहेंगे कि यार काश मेरी एक भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती। तो बस इस बात पे बिलीफ रखें कि अपना 100% दें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह पे यकीन रखें कि वो ज़ाया नहीं करेगा। अगर ये यकीन अल्लाह से हट गया ना, तो फिर खतरनाक मामला है। तो बस यही बात करनी थी। कोर्स से रिलेटेड सबसे अहम एडवाइस जो कि हम में से मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे, वो ये है कि हम लोग सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। हम लोग पास पेपर का पैटर्न देखेंगे कि ठीक है यार, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से एक लॉन्ग आएगा, ठीक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट से ये आएगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता, एग्जामिनर तो करता नहीं टेस्ट, जब तक मेरी अटेम्प्ट थी तब तक, अब तो वैसे उसने शुरू कर दिया। लेकिन एग्जामिनर का ट्रेंड बदलता रहता है बार बार, आपको नहीं पता कि कब आपकी एक हिसाब से शामत आई हुई है कि आपने पिछले चैप्टर्स को देख के, पिछली अटेम्प्ट्स को देख के तैयारी कर ली, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने सिलेक्टिव स्टडी कर ली और बाद में आपका काम खराब हो गया। जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में पेपर सर मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी
हाँ, स्टाइल डिफरेंट था, सिलेक्टिव स्टडी थी, लोगों ने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं की हुई, उस तरह के कुछ डिफरेंट चैप्टर्स थे वो नहीं किए हुए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फुल जान मारी हुई, और फिर क्या हुआ कि सब ये कह रहे थे कि आई कैप ने ज्यादती कर दी। ज्यादती एक हिसाब से बनती है, लेकिन उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि आप उसको कह दें कि सर ये जानबूझ के फेल कर दिया मैं, तरीका उसका गलत था। तो कोर्स में ये एक बात याद रखिएगा। और दूसरा, सर आपको अभी भी कह रहे होंगे कि बस एक सवाल क्लास में, एक सवाल होमवर्क, और हम लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन ये बात बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप साथ साथ कोस्टिंग करते रहेंगे तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस कोस्टिंग के बाद फिर जो टॉपिक्स आएंगे ना, अगर आपने पिछले तैयार नहीं किए हुए तो फिर अगले भी नहीं सही तरह समझ आएंगे। अगर समझ आ भी गए तो टेंशन रहेगी कि यार पिछले शुरू के चैप्टर जो है ना, इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं किया हुआ, ओवरहेड्स तैयार नहीं किया, लेबर कॉस्टिंग तैयार नहीं की, तो वो मसले बरकरार रहेंगे। तो कोशिश करें कोर्स को शुरू से ही पकड़ के रखेंगे ना, तो एंड पे जो मुश्किल टॉपिक्स भी है ना, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, वो आपके हाथ में रहेगा। और आपका कोई सवाल कॉस्ट से रिलेटेड था तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होती ओवरऑल एक्स्ट्रा एफर्ट, हाँ पहले भाई पूछ रहे हैं कि आपने ओवरऑल एक्स्ट्रा एफर्ट क्या पुट की है। तो शुरू में तो बिल्कुल जब सीए में था तो मुझे लगा था कि शायद मेरिट सर्टिफिकेट के लिए बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ये वो। एग्जांपल लेता हूँ, क्यूएम के लिए मैं तकरीबन कोई 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करके किया हुआ था, ऐसे ऐसे जो कि शायद मेरे लिए रेलिवेंट भी नहीं थे। लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के कुछ फायदा नहीं होगा, जो सिलेबस है ना उसकी ग्रिप पक्की करो। और इसमें एक और भी आपको सजेशन दूंगा, नॉर्मली आई कैप में एक काम पकड़ा हुआ है, खासतौर पर भी मैंने जैसे एमएफए का पेपर दिया, आई कैप की जो एग्जाम्पल्स है ना बुक के अंदर, वो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स उठा के पूछता है। खास तौर में एमएफए के अंदर तो अभी मेरे साथ रिसेंट हुआ है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा मामला होता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ खास पुट नहीं है, बस ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने रखें, आप रट्टा कहीं पे भी ना लगाएं। खासतौर पे कोस्टिंग में तो बिल्कुल भी कहीं पे अपने अगर रट्टा लगाया हुआ ना, या ये स्टेप से मैं फॉलो कर लूं, जरा सा पैटर्न हटाना, आपको स्टेप से समझ नहीं आने, आपने कहना मैं इन स्टेप्स को कैसे इंडल्ज करूं वहां पे। तो सबसे अहम काम आपने करना है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर करेंगे ना, तो जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। और कोई सवाल किसी आपने बुक्स के मतलब क्लास वर्क के अलावा कोई प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन की? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश होती थी, जैसे कि ना अभी आपको कोर्स में सर ने एक बात बताई होगी कि आई कैप पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो जो पुराने सवाल है ना 2009 के 2010 के, उस तरह के सवाल उठाता है और ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करता है और वो सवाल पूछ लेता है। तो मैंने यही ट्राई की थी कि सर से मैंने कंसल्ट भी की थी, और सर ने कहा था कि बेटा ये कर लेना आप। तो मैंने 2006 से ऑनवर्ड जितने भी सवाल थे ना, हालांकि उनका सोल्यूशन नहीं भी था आई कैप का, तो वो चैट जीपीटी में जाकर वो सवाल पेश करता था, उसका सोल्यूशन निकाल के अपना सोल्यूशन मैच करके देखता था कि यार ये ओके है कि नहीं है। और वाकई में कोर्स में ही होता है, और एफएआर 2 में भी सर ने एक बात आई थी कि एफएआर 2 में होता है कि एडवांस अकाउंटिंग के सवाल ना, C5 1 के सवाल वो पूछता है आपसे। तो एफएआर 2 के पेपर से पहले मैं C5 1 के कुछ सवाल करके गया था, और वाकई में कंसोलिडेशन में एक आधी एडजस्टमेंट आ गई थी, और कोर्स के अंदर भी एक आधा एडजस्टमेंट थी, मेरे ख्याल में 2-3 नंबर की वो पूछी गई थी। तो ये सर की अगर गाइडेंस पे आप रहेंगे, जो सर बात करें कि ऐसा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो फायदा होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मतलब आपने बुक से ही किया था एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस? वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर, हाँ वो पूछने के कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी सिर्फ बुक पे स्टिक रहते हैं या डिफरेंट। अब वो अलग बात है, जैसे कि मुझे न्यूमेरिकल पसंद है, थ्योरी पसंद नहीं है, तो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ तो मैंने इतना पढ़ा कि यार उड़ा दो, जान छोड़ो बस, तो उसमें नहीं किया। लेकिन एफएआर 1 कॉस्ट तो ये थोड़े पसंद थे, तो अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिल भी रहा है, जैसे अगर कोई बाकी टीचर सर उमैर शराज थोड़े मशहूर हैं, सर नान रऊफ, अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा है तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। लेकिन कोर्स में तो हमारे पास एक ही टीचर है भाई बाकी सब्जेक्ट में फिर भी मशहूर है कोई। और कोई सवाल और किसी का कोई सवाल? इंशाल्लाह पीएफडी की और सवाल मैंने कहा था ऑटम 12, चलो अच्छा, मैं ना इसको कोशिश करता हूँ एंड पे टाइम बचा के, क्योंकि वो टाइम उसका इत्तेफाक से लग गया, तो मैंने जो सवाल कराना था वो रह जाना है। इसको मैं एंड पे करता हूँ, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। कल मैंने फार्मूला लिखा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, OAR। कॉन्सेप्ट ये बताया था कि बिजनेस साल के एंड पे असल में प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट तो जान लेगा, लेकिन साल के एंड का इंतजार का टाइम नहीं है। तो साल के शुरू से ही कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि हम 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकें। उसके लिए ओवरहेड्स का मसला हल होता है OAR से, और 2-3 सवाल भी छोटे छोटे से किए थे फिर उसका फार्मूला लिख के दिया था, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय, जिसके ऊपर भी इसको बेस करना है, जो भी बेस है, तो ये OAR भी इसके मुताबिक निकलेगा। किताबों में नॉर्मली 6 बेसिस मशहूर हैं। अच्छा, मैं ना अब इसको लिखूंगा इस तरीके से कि बेस कौन सी मशहूर है,
और जो OAR का आंसर बनेगा वो किस शक्ल में होगा? तो सबसे मशहूर बेस होती है डायरेक्ट लेबर आवर्स। फार्मूला क्या बनेगा? टोटल बजटेड एफर्ट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? है OAR आएगा, लेकिन OAR तो आएगा, लेकिन वो क्या चीज होगी? रुपीज होगी, बंदे होंगे, कुर्सियां होंगी। रुपीज पर लेबर आवर, तो रुपीज होंगे और वो पर लेबर आवर होंगे। इसका मतलब क्या होगा वो अभी मैं सवाल के साथ बताता हूं। फिर इसके अलावा एक और मशहूर बेस होती है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कहते हैं मशीन जितनी देर चलती है। फार्मूला क्या बन जाएगा? मशीन आवर्स। तो इसको सॉल्व करके OAR की शक्ल क्या बनेगी? रुपीज पर मशीन आवर। फिर इसके अलावा एक और मशहूर बेस होती है प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स। तो फार्मूला बन जाएगा टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन, और आंसर क्या बनेगा OAR का? रुपीज पर यूनिट। इसी में आगे चल रहा हूं। फिर एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये मैंने कहा डायरेक्ट लेबर आवर्स, अब कह रहा हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा? रुपीज पर बंदा पर वेजेस, क्या तब रुपीज पर लेबर, पर बंदा, पर आवर, पर यूनिट, पर डे, पर ईयर, पर मैच। इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर रुपीज पर आवर क्यों बन रहा है? क्योंकि ऊपर रुपीज है, नीचे आवर्स है, तो आंसर रुपीज पर आवर आ रहा है। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस होगी तो टोटल बजटेड एफओएच रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट, वो भी रुपीज, तो रुपीज तो कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो परसेंटेज की शक्ल में होगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब क्या होगा वो मैं भी सवाल में बताता हूं। इसी तरह से एक बेस होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फार्मूला हो जाएगा बजटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और आंसर इसका परसेंटेज में आएगा। और एक होती है प्राइम कॉस्ट। टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट, और ये भी रुपए है। तो ये 6 डिफरेंट मशहूर बेसिस हैं। ये बिजनेस की मर्जी कि वो OAR इनमें से किसकी बेस पे रखना चाहते हैं। और OAR के बहुत सारे फायदों में से अभी फिलहाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना। नोटेड? सवाल लिखें। बजटेड कॉस्ट्स फॉर ईयर 2024 are as follows. Direct material cost, $600,000, 6 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $1 मिलियन, 10 लाख रुपए। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए
₹400 पर आवर, ₹400 पर आवर। ये क्या चीज है? ये वेज रेट है, ₹400 पर आवर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक साल के बजटेड खर्चे बता रहा हूं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60,000, 60,000। इनडायरेक्ट मटेरियल, 30,000, 30,000। डेप्रीसिएशन 140,000, 1,40,000। क्या बताया आखिरी खर्चा? डेप्रीसिएशन 140,000। फ्यूल एंड पावर 95,000, 95,000। इनडायरेक्ट लेबर 25,000, 25,000। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स 70,000, 70,000। चले खर्चे यही हैं बस। उसके बाद लिखें बजटेड प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स। और बजटेड मशीन आवर्स 2 आवर्स पर यूनिट, 2 घंटे पर यूनिट। बिजनेस तो कोई एक ही यूज करता होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं OAR निकाल दें इन सब बेसिस से एक एक करके। असल में तो कोई एक ही होगा, एग्जाम में भी कोई एक ही पूछा होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं कि इन सब से एक एक करके OAR निकाल दें। यानी OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट। 6 OAR निकालने को कह रहा हूं। करेक्ट।
अच्छा, इतनी उम्मीद तो मैं सबसे कर रहा हूँ कि टोटल बजट एफर्ट्स तो निकाल ही लिए होंगे। 420,000 क्या सही है? 420,000। जिन मासूम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी ऐड कर लिया, भाई वो एफर्ट्स नहीं होता है। हाँ जी, कर लिया होना चाहिए था। अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे निकालें तो OAR इज इक्वल टू 420,000 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स टोटल काम होगा? 2500 ऐसे कि वेज रेट मैंने बताया है 400 और पर आवर ये रेट है, तो टोटल लेबर कॉस्ट तक टोटल आवर से मल्टीप्लाई करके पहुंचेंगे ना, तो वो 1 मिलियन आया हुआ है, तो आवर्स निकलेंगे नहीं, तो लेबर आवर्स आ जाएंगे 2500 168 पर आवर। और अगर मशीन आवर्स की बेस पे करें तो OAR इज इक्वल टू 4,20,000। एक यूनिट बनेगा तो 2 घंटे मशीन के लगेंगे। हमारा प्लान है टोटल 4,000 यूनिट्स बनाने का, तो 8,000 52.5 पर आवर। और अगर यूनिट्स की बेस पे करें तो OAR आ जाएगा 420,000 डिवाइडेड बाय 4,000 105
पर यूनिट। और अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे करें तो OAR इज इक्वल टू 420,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 मिलियन। अब ये भी रुपीस है, ये भी रुपीस है, इसलिए आंसर आ जाएगा परसेंटेज में 42%। 42% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे करें तो OAR इज इक्वल टू 420,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 70%। और अगर प्राइम कॉस्ट की बेस पे करें तो प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का प्लस 16 लाख, तो 420,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख 26.25%। हाँ जी, सही कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब इसका ना मतलब समझाता हूं। अगर किसी बिजनेस ने एक रेट बना लिया, अच्छा रेट क्यों बनाए जाते हैं बिजनेस, क्यों कोई रेट निकालते होंगे? ताकि टोटल कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। तो ये जो उन्होंने ओवरहेड का रेट बनाया ना, एब्जॉर्प्शन का वर्ड भी नहीं समझाया, एब्जॉर्प्शन का वर्ड समझाना है। ये जो रेट बनाया है इसका मतलब क्या है? 168 पर लेबर आवर का मतलब यह है कि इस साल में लेबर जब भी 1 घंटा काम करेगी तो 168 रुपए के ओवरहेड्स भी होंगे। इस 168 का मतलब यह कि इस साल में लेबर जब 1 आवर काम करेगी तो 168 रुपीज ओवरहेड्स भी साथ होंगे। अगर मशीन आवर्स की बेस पे तो 52.5 पर मशीन आवर का मतलब यह है कि इस साल में मशीन 1 घंटा चलेगी तो 52.5 रुपीज के ओवरहेड्स होंगे। अच्छा ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, हैं ये सारे वही 4,20,000, बस उनको लिंक किसी एक बेस के साथ किया हुआ है ताकि रेट बन सके। इस 105 की क्या इंटरप्रिटेशन कि इस साल में जब 1 यूनिट बनेगा तो इतने रुपए ओवरहेड्स होंगे। इस 42% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है कि पूरे साल में चाहे 1 यूनिट की बात कर ले चाहे पूरे साल की बात कर ले, चलो 1 यूनिट की बात करता हूं, 1 यूनिट बनाने में जितने रुपए की लेबर लगेगी उसके 42% के बराबर ओवरहेड्स भी लगेंगे। इसका मतलब है कि 1 यूनिट बनाने के लिए जितने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा उसके 70% के बराबर ओवरहेड्स भी खर्च होंगे। इसका मतलब है कि 1 यूनिट बनाने में जितने रुपए की प्राइम कॉस्ट लगेगी उसके 26.25% के बराबर ओवरहेड्स भी लगेंगे। ये है इनके मतलब। अच्छा अब ये काम सिर्फ नॉलेज इंप्रूव हो जाए इसलिए बता रहा हूं, सवालों में भी हाँ करना पड़ेगा इस्तेमाल। जो काम कल करवाया था, कल मैंने 2-3 सवाल कह के तो रिक्वायर क्या किया था, कॉस्ट पर यूनिट। तो बस आप समझो ये 6 सवाल है, 6 के अंदर रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट। बहुत ज्यादा हिम्मत पड़ गई, 6 सवाल हैं अब ये, हर सवाल का OAR अलग अलग है, तो हर सवाल की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट। चलो मुश्किल वाला मैं कर देता हूं। डायरेक्ट, ये तीसरा वाला कर रहा हूं मैं, अरे नहीं एक मुश्किल तो कर दूं ना। डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट के लिए कितना? डायरेक्ट मटेरियल 6 लाख रुपए टोटल लगेगा 4000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 150। अच्छा ये ऑनलाइन वालों को ना ये प्लस और डिवाइड में मसला होता है, इसलिए बोलता भी हूं 6 लाख डिवाइडेड बाय 4000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट का है निकालने को, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 250। और FOH ये तीसरा वाला कर रहा हूं, ले मुश्किल वाला मैंने कर दिया 505। अब बाकी 5 आप करें, ये तो सेम ही होंगे ना कि ये भी चेंज हो जाएंगे, तो ये लाइन है एक्चुअली जो और नई निकालनी है, तो बाकी 5 भी करें सॉल्व। सेम रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है जैसे कल किया था। नहीं ये हम साल के शुरू में कर रहे हैं ना। अच्छा हम ना शुरू में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट काफी हद तक रिलायबल अंदाजा लगा सकते हैं। FOH मुश्किल था, उसके लिए OAR का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। मटेरियल लेबर शुरू में लग सकता है अंदाजा, क्योंकि पता है के लिए कितना लगता है, तो वो रिलायबल अंदाजा लग जाता है।
हाँ जी, डन। सबका आंसर सेम होगा, सबका मतलब आपस में नहीं, इन सब में सेम आंसर है। पहले वाले को छोड़ के नहीं, सब में सेम है, सब में सेम है। सब में बिल्कुल सबका सेम आएगा। हाँ, सब में यही आएगा। हाँ जी, ये मैंने ना तीसरे वाले को इस्तेमाल किया था। पहला वाला डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो इनफैक्ट यही है, FOH 168 पर लेबर आर। तो अब ये 160 पर लेबर आर है, हमें चाहिए पर यूनिट। तो इस 168 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर्स पर यूनिट से। आर्स पर यूनिट कैसे? जब साल में टोटल हमने 2500 आवर्स काम करने का सोचा है और उससे 4000 यूनिट्स बनेंगे, तो एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, आवर्स को यूनिट से डिवाइड करना है या यूनिट को आवर्स से डिवाइड करना है, ये कैसे पता? रुपीज 168 क्या है? रुपीज 168 पर आवर, हमें चाहिए रुपीज पर यूनिट। तो हम इसको रुपीज 168 पर आवर है, इसको हम आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो रुपीज पर यूनिट बनेगा। ये साइंस मैंने समझाई दी है शायद पहले कभी, इसलिए हमें आर पर यूनिट चाहिए। आर पर यूनिट
तो आर डिवाइडेड बाय यूनिट करेंगे तो आर पर यूनिट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 105 ही आएगा। और दूसरे वाले का आंसर ये FOH ही बता रहा हूं बस। 52.5 पर क्या, पर कौन सा, पर मशीन आर। तो अगर 52.5 पर मशीन आर है तो एक यूनिट के लिए 2 मशीन आर। चौथा वाला 42% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर एक यूनिट के लिए 250 रुपए लेबर कॉस्ट लगती है तो उसके 42% के बराबर FOH लगेगा, फिर वही 105। और अगर तो एक यूनिट के लिए अगर 150 का मटेरियल लगता है तो इसके 70% के बराबर FOH लगेगा, वो भी 105। और ये 400 रुपए पे 26.25% लगेगा। तो OAR बिजनेस की मर्जी है, वो इनमें से जो मर्जी बेस बनाना चाहे, है ये एक रेट। और ओवरहेड क्यों कहा, क्योंकि ओवरहेड्स के लिए रेट है। रेट क्यों बनाया, ऑनवर्ड यूज करेंगे इसको। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है वो एक सवाल के साथ बताऊंगा। तो OAR की कैलकुलेशन साल के शुरू में हो रही है बजटेड इंफॉर्मेशन यूज करके, और किस बेस से उसको लिंक करना है ये मैनेजमेंट की मर्जी। और सवाल की बात करें तो एग्जामिनर की मर्जी। इसका पास पेपर का सवाल कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो कल कराऊंगा पास पेपर का सवाल। ऑटम 12 जो मैंने दिया था, नहीं मसले तो होंगे, बिल्कुल मसले बिल्कुल होंगे। जिन्होंने नहीं भी किया वो भी इन मसलों को जरूर सुन लें। बेटा वो लाइट इसके पार्ट ए में कहा हुआ था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, अब ये दो केमिकल्स हैं, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन होगी और उसके लिए आपको ये ट्रांजेक्शन दी हुई है। इन ट्रांजेक्शन से वो इन्वेंट्री कार्ड बना के तो वैल्यू निकालनी थी। इसमें जो जो मसले मुझे लगता है होते हैं वो बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ था कि जो 240 लीटर खरीदे थे बी के और 150 लीटर खरीदे थे जी के, रिकॉर्ड करने वाले ने इनको 240 की जगह 420 लिख लिया ये वाला, और उस 150 वाले को 250 लिख लिया। तो ये जो ऊपर टेबल में लिखा हुआ ये गलत है, तो हमने तो वर्किंग सही वाली करनी है। तो हम जो इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे वो सही वाला ही बनाएंगे। और इसके अलावा पार्ट बी में एक मसला ये होता है कि ये जो बी के 100 लीटर हैं 31 मई को जो रिटर्न हुए थे, तो इधर ऊपर टेबल में रिटर्न नहीं आ रहा ना कहीं, तो वो भी आपको इन्वेंट्री कार्ड में रिटर्न लिखना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं लिखा, ये तो अगले महीने की ट्रांजेक्शन। तो इन्वेंट्री कार्ड बनाते हुए ये दो बातें हैं, आपने इसमें किसी ने किया है अगर तो पूछना है तो पूछें। पार्ट ए, पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस को रिकंसाइल कर दें जो इन्वेंट्री कार्ड में होना चाहिए। अच्छा, परपेचुअल सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक जानने के लिए फिजिकल गिनना जरूरी है नहीं, लेकिन अगर फिजिकल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। फिजिकल गिनेंगे और सब कुछ सही हो तो स्टोर में उतने ही यूनिट्स पड़े होने चाहिए जितने हमारे इन्वेंट्री कार्ड से नजर आ रहे हैं। तो अगर फर्क है तो कोई वजह होगी, तो वो वजह ढूंढ के उनको लिखने को कहा था रिकंसाइल। अब इसमें एक सवाल तो ये जिन्होंने भी किया है कि ये जो रिकंसाइल करना है ये क्वांटिटी को करना है कि अमाउंट को, कैसे पता? नहीं, फिजिकल बैलेंस की अमाउंट नहीं हो सकती, नहीं कर लिया काउंट तो क्या उसकी अमाउंट नहीं हो सकती? ये कैसे पता कि क्वांटिटी को ही रिकंसाइल करना है? नहीं, ये कैसे पता कि क्वांटिटी, यानी इसका सॉल्यूशन में क्वांटिटी को क्यों लिया हुआ है? क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्वांटिटी के हिसाब से ही है। इन्होंने कहा कि ये 250 लीटर पड़े हुए थे, कितने के ये तो नहीं लिखा। फिर किसी के हमारे पास पड़े हुए थे उसकी भी क्वांटिटी बताई हुई है। तो जो हम लोग रिकंसाइल करेंगे चीजें उनकी पता ही क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए क्वांटिटी को रिकंसाइल करना है। स्टार्ट किससे करना है?
फिजिकल इनकी जो क्लोजिंग है, इसका क्या काम था? ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ये इन्वेंट्री कार्ड में काम आएगी, ये फिजिकल काउंट की है। लेकिन इसमें जो बी है उसकी 1 जून को गिनती की है और जी की 31 मई को की है, और ये रिस्पेक्टिवली समझते हैं ना सर, है ना? पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। तो बी का फिजिकल काउंट 1 जून किया है तो गलत है, वो तो 31 मई होना चाहिए था। तो 1 जून की कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको रिवर्स करके हम 31 मई तक जा सकते हैं। तो हाँ, ये नीचे आगे 1 जून की ट्रांजेक्शन एक है, इससे स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद ड्यू टू कंटेमिनेशन खराब हो, को कीड़ा लग गया, को फफूंदी लग गई, वो खराब हो गए और गिनने वाले को उसे घिना नहीं लगी, उसने इनको गिना ही नहीं। तो है तो अपना ही ना, बीमार है तो क्या है, तो अपना ही। तो गिनने वाले ने इनको काउंट नहीं किया तो क्या करें, ऐड कर लें, इसलिए इनको ऐड किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 इसका मुश्किल था, उससे पहले बाकी बताता हूं। पॉइंट नंबर 5 ये था कि केमिकल बी के 150 लीटर हैं जो एमएल के पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो कस्टमर की अमानत के तौर पे रखे हुए हैं। तो चूंकि फिजिकली यहां पड़े हुए हैं तो गिनने वाले ने गिन लिए होंगे, हमारे तो है ही नहीं, तो माइनस कर देंगे। इसी का उलट 100 लीटर जो है हमारे, लेकिन हमारे अमानत के तौर पे सप्लायर के पास पड़े हुए हैं हमारे, खरीद चुके हुए हैं, लेकिन वो फिजिकली हमारे पास नहीं है, तो गिनने वाले ने नहीं गिने होंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो बी के 150 को लेस और जी के 100 को ऐड। बी के 100 लीटर्स 31 मई को प्रोडक्शन से वापस स्टोर में आ गए थे, तो आ गए थे बस आ गए थे। बी कब गिना है? 1 जून को, तो ये 31 मई को स्टोर में आ गए हुए थे, तो बस आ गए हुए थे, कुछ भी नहीं करना। स्टोर में 1 जून वाले दिन ये आ गए हुए हैं, नहीं आने चाहिए थे, तो गिने गए होंगे, तो बस गिने गए, इसका कुछ भी नहीं करना। और ये 200 स्टोर में आए हैं 1 जून को, तो इनका भी कुछ नहीं करना, ये तो अगले महीने की ट्रांजेक्शन है, तो 0.6 का कुछ भी नहीं करना। जिन्होंने भी किया था 0.6 का कुछ नहीं करना, यानी जिनको ये सवाल समझ नहीं आया होगा तो उनका 0.6 तो ठीक हो ही गया होगा। 0.6 का कुछ भी नहीं करना। 0.7 इसका भी कुछ नहीं करना। पार्ट बी की बात कर रहा हूं क्योंकि ये गलती रिकॉर्ड करने की है, फिजिकल गिनने का तो कोई मसला नहीं है, तो पार्ट बी में इसका कुछ नहीं करना। और पॉइंट नंबर 4 ये है, मैं कितने लोगों से बातें कर रहा हूं, किसने किया ये सवाल? चलो ठीक है, माशाल्लाह सारे अच्छे। बी का फिजिकल काउंट कब किया? 1 जून। तो 1 जून को स्टोर में 250 आए हैं, हमें तो 31 मई का स्टॉक चाहिए था, 1 जून को गिन लिया उन्होंने जाके, तो हमें 31 मई तक जाना है, तो इसलिए बी में से ये लेस हो जाएगा। जून रिवर्स करके मई तक जाएंगे, इसलिए लेस हो जाएगा। और ये जो जी के 95 लिखे हुए, इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी टेक्निकल है। क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंट कब करना चाहिए? एंड पे सुबह कराएं, क्योंकि वो क्लोजिंग है तो उस दिन फिर कोई और ट्रांजेक्शन ना हो, आखिरी काम ये होना चाहिए था। तो अकाउंटेंट को जल्दी थी, जाना होगा उसने घर, वो सुबह ही गिन गया। उसके गिनने के बाद आफ्टर फिजिकल काउंट 31 मई को 95 और इशू हो गए, उसके फिजिकल काउंट करने के बाद और इशू हो गए, तो उससे तो काउंट ही सही नहीं किया ना, उसको तो शाम को जाना चाहिए था। चलो कर आया काउंट, 95 और इशू हो गए, तो लेस कर देंगे दोबारा। 31 मई को वो ऑन करना बेटा, 31 मई वाले दिन उसको शाम में जाके काउंट करना चाहिए था, उसके बाद मजीद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, वो सुबह ही काउंट कराया और उसके काउंट करने के बाद 95 और इशू हो गए, तो सही क्लोजिंग तक पहुंचना है, तो माइनस कर। ठीक है, अल्लाह।